problems. Linear programming problems. So linear programming problems actually एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड है. ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो कितना प्रोडक्शन करें कि आपका जो कॉस्ट है या आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो. ठीक है. या अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेस करें तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस करें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम हो. तो इस टाइप के सॉल्यूशंस, मैक्सिमा मिनिमा भी एक ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है. वैसे ही ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी एक ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है. ठीक है. वो सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं, ये दो वेरिएबल के टर्म्स में. ठीक है. तो एक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट करता हूं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेना. सपोज यू हैव एग्जाम ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स. अगर आपके पास आपका नहीं, सुन लो, बस लिखो नहीं, सुन लो. अगर आपका एग्जाम है मैथ्स और फिजिक्स का आज से 3 दिन बाद, दोनों सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम है. ठीक है. और जो एग्जाम है उसका मैक्सिमम टाइम आप जो पढ़ सकते हो, आपके पास 50 आवर्स बचे. आपने इवेलुएट किया कि 50 घंटे मेरे पास पढ़ने का टाइम है. ठीक है. और जो उसका पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का है कि अगर आप एक्स आवर्स की पढ़ाई करते हैं, एक्स आवर्स की पढ़ाई करते हैं, तो मैथ्स में आपको 2x मार्क्स मिलेंगे. और अगर फिजिक्स के लिए आप y आवर्स की पढ़ाई करते हैं तो आपको फिजिक्स में y मार्क्स मिलेंगे. समझ में आ रहा है? अगर आपने 10 घंटे मैथ्स पढ़े तो मैथ्स में 20 मार्क्स मिलेंगे. अगर फिजिक्स में 10 घंटे पढ़े तो फिजिक्स में 10 मार्क्स मिलेंगे. ऐसा कुछ पैटर्न है. क्लियर ये चीज? ओके. और कंडीशंस भी है, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है. कंडीशन ये कि आपको दोनों सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 25 मार्क्स लाने हैं. ठीक है. तो मैथ्स में ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए? 2x. तो ये जो 2x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए. सिमिलरली फिजिक्स में ऑब्टेन मार्क्स जो है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 होना चाहिए. समझ में आई ये चीज? अकॉर्डिंग टू कंडीशन. और आपकी एक और लिमिटेशन है कि आपके पास स्टडी टाइम फिक्स है, 50 आवर्स का स्टडी टाइम है. तो अगर आप x आवर्स मैथ्स को दे रहे हैं, y आवर्स फिजिक्स को दे रहे हैं, तो x प्लस y की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगी? 50 होगी. क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है. तो ये सारी चीजें, ये सारी जो मैंने यहां पर लिखा है, ये सारी कंडीशंस है या कंस्ट्रेंट्स है. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव है कि मार्क्स मैक्सिमम आना चाहिए. आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है. तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो मार्क्स मैक्सिमम आना है, वो क्या होना चाहिए? 2x प्लस वाई, ये दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं z. और z हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस चीज को आपको मैक्सिमाइज करना है. क्लियर ये चीज? और ये सारे आपके कंस्ट्रेंट्स हैं. ओवरराइडिंग कंडीशन की मिनिमम 25 मार्क्स आना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में. टोटल आपके पास जो स्टडी आवर्स है वो 50 आवर्स से कम है. तो ये दो चीजें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में. पहली चीज होती है कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस या ओवरराइडिंग कंडीशंस. मतलब आप इससे ज्यादा ओवरराइड नहीं कर सकते, ये है. और दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है या इस चीज को मिनिमाइज करना है. क्लियर हुआ ये चीज? तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर में सिर्फ ये दो चीजों पे ही ध्यान देना है, इस पे और इस पे. ठीक है. और उसके बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल बना के उसका सॉल्यूशन करना है. और वो जो मॉडल बनेगा वो ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड बनेगा. ठीक है. तो ये जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है. सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन वाला पार्ट आपके में है अभी फिलहाल. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अगर रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 513 ओपन करना. पेज नंबर 513. बाकी टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं. ठीक है. हाँ, वो पढ़ा दूंगा. अभी आज की क्लास में जो है ना वो एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से पढ़ा दे रहा हूं, बाद में तुम लोगों के हिसाब से. ओके. सो पेज नंबर 513,
पेज नंबर 513, एक्सरसाइज 12.1। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। सॉल्व LPP ग्राफिकली, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ही है आपके में, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें क्या है देखना, लिखते जाना, मेरे साथ में सॉल्व करना। फर्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 4y subject to the constraints x plus y less than or equals to 4, x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0। ये क्वेश्चन है, नोट कर लो। नोट किया सबने? ठीक है। सो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी वैल्यू निकालने बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स और वाई पे, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जेड मैक्सिमम होगा और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, ये हमको निकालना है। और यहां पर ये कंडीशन है कि एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और दोनों का सम 4 से स्मॉलर होना चाहिए या 4 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका सॉल्यूशन बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं समझना। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम इन तीनों कंस्ट्रेंट्स या इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, जो हम क्लास 11th में करते थे। अगर याद नहीं है तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और फर्स्ट इनइक्वालिटी लेते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी देखो क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4, ये है इनइक्वालिटी। हम सबसे पहले इसको इक्वालिटी में बदलेंगे, मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन बन गई अब ये। अब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 4, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 2 पॉइंट मिल गए। कोई भी 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे ग्राफ में, ये कहां पर आएगा, तो कहां पर आएगा देखो इसको, 0,4, 0,4 ये वाला पॉइंट कहां पर फॉल करेगा, y एक्सिस में। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, 4,0। तो 4,0 वाला पॉइंट यहां पर आएगा x एक्सिस पे। क्या ये सबको समझ में आया? अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई ये लाइन, और इस लाइन का नाम क्या होगा, ये जो लाइन की इक्वेशन हमने लिखी थी वो, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये समझ में आया? क्लियर सबको? अब इसके बाद हमको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो हम इस पूरे प्लेन में किसी भी एक पार्ट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे। किसी भी एक पार्ट, मतलब ये जो लाइन है पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो अपर साइड वाला पार्ट और दूसरा लोअर साइड वाला पार्ट। किसी भी एक पार्ट को लो, फॉर एग्जांपल मैं लोअर पार्ट को ले रहा हूं और इसके इस पॉइंट को ले रहा हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 ओरिजिन। इस पॉइंट को हम इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। अगर x और y दोनों के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, इनइक्वालिटी ट्रू है, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से के नीचे की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम नीचे वाले रीजन को शेड कर देंगे इस लाइन के। अगर ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाती
तो हम अप साइड रीजन को शेड कर देते। समझ में आए ये चीज? तो एक चीज हमेशा याद रखना, लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइन में आने वाले पॉइंट होते हैं। इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइन से नीचे या ऊपर की तरफ का कोई भी एक रीजन होता है। तो यहां पर नीचे की तरफ वाला रीजन आ गया। ये अभी हमने फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन निकाला। क्लियर हुआ ये चीज? अब सेकंड वाली इनइक्वालिटी देखते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या है? x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो सिंपली इसको हम x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस। y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 बोला जाता है। अब उससे कौन सा रीजन होगा? ये राइट हैंड साइड वाला रीजन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? आप पुट करके देखो 5, x की वैल्यू 5 मतलब राइट साइड में आ रही है, इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है मतलब राइट साइड वाला रीजन। तो हम राइट साइड वाले रीजन को इसके शेड कर देंगे। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो क्या है? y ग्रेटर देन 0। तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब कि ऊपर की तरफ, तो हम इस रीजन को शेड कर देंगे। ये वाली कंडीशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो यहां पर समझना, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव है। और दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब भी ये कंडीशन गिवन होगी तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन को लोगे। तो अब देखते हैं कि तीनों इनइक्वालिटी में बाउंडेड रीजन कौन सा है। तो वो लाइन से नीचे की तरफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो रीजन ये वाला आएगा। क्या ये समझ में आया सबको? ये रीजन हो जाएगा। अब इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखना, एक तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, इसको सपोज O कंसीडर करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट A हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 4 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट B हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 4। क्या ये समझ में आया सबको? अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इसी में आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब हम इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और उसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या आएगा। तो यहां पर हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा कॉर्नर पॉइंट्स का और सेकेंड कॉलम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z एंड दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0 0, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट 4 0, थर्ड कॉर्नर पॉइंट 0 4। इनको पुट करते हैं यहां पर। तो x और y 0 0 पुट होगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 4 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? 12। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? 16। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 16। और वो कब आ रही है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट में मतलब जब x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 4। तो इसको 0 और 4 ये हो जाएगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पूरा जो सॉल्यूशन मॉडल है इसको एलपीपी मॉडल बोलते हैं। क्लियर? अब आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन? बताओ। z, जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब वो इनइक्वालिटीज जो आपको गिवन है, कंडीशंस गिवन है, वो सारे क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है फिजिबल सॉल्यूशन। ये वर्ड समझना, फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो हमने शेडेड रीजन निकाला ना, इस रीजन में आने वाला हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट होता है और वो कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यूज है। x और y की वो वैल्यूज फिजिबल वैल्यूज है, इसलिए इस रीजन को फिजिबल सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? मान लो अगर मैं यहां का कोई पॉइंट ले लूं 4,4, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 4 4 लेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन वायलेट हो जाती है। तो ये एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस रीजन को फिजिबल रीजन और इस रीजन में आने वाले हर एक पॉइंट को फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाउंडेड रीजन। तो अगर यहां पर हमने देखा जो फिजिबल रीजन है या जो सॉल्यूशन रीजन है वो बाउंडेड आया, तो ऐसे रीजन को बाउंडेड बोलेंगे। कई बार हो सकता है ये अनबाउंडेड भी हो, जैसे कि अगर हमको शेडेड रीजन ऊपर की तरफ मिलता पूरा का पूरा तो ये क्या हो जाता? अनबाउंडेड रीजन हो जाता। उस केस में सॉल्यूशन का अलग मेथड होता। कॉर्नर पॉइंट्स तब भी निकालने होते, बट कैसे सॉल्व होता मैं आगे फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो
एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिनमें हमको मैक्सिमम जेड मिल रहा है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर मिनिमम निकालने बोलता है तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसमें मिनिमम मिलता है उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? लास्ट है इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जो इस रीजन के बाहर है, शेडेड रीजन के, वो सारे इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है और ये सॉल्यूशन का मेथड है। सबको समझ में आया क्या? यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्व करना एक आध क्वेश्चंस। ऐसा क्या? एक्चुअली बस इतना ही है तो इसलिए मैं छोटा आराम से हो जाएगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज मिनिमाइज z is equal to minus 3x plus 4y subject to the constraints x plus 2y less than or equals to 8, 3x plus 2y less than or equals to 12, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट स्टेप होगा ग्राफ प्लॉट करना कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करके लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन रीजन निकालोगे। तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा और ओवरलैपिंग रीजन मतलब कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ, आया समझ में? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? चल कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा था, उस समय टाइम पास कर रहा था। मतलब क्या होता है ये एलपीपी, क्या होता है कंस्ट्रेंट, क्या होता है, यही सब इसी बारे में डिस्कशन कर। देखो मेन क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मिलती है यहाँ पर हमको दो वेरिएबल वाली, एक्स और वाई वेरिएबल वाली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन हो, और यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, बस ये ग्राफिकल सॉल्यूशन टेक्निक होता है। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल के ड्रॉ करके इनका ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपको क्या गिवन है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8। नहीं, अगर वो ये इनइक्वालिटी बोल रहे हो, अगर ये अभी स्लैक इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी तो डॉटेड लाइन बनता है, बस उतना ही डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें आपको सारे इक्वल वाले दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले हम इक्वेशन बना देंगे उसको। ठीक है, फिर इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो यहां पर ये x हो गया, ये y हो गया। कोई भी दो पॉइंट निकाल लो। सपोज x 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और अगर y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो दो पॉइंट मिल गए, इनको ग्राफ में लोकेट कर दो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 0,4 जो कि यहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया 8,0, मैंने उल्टा लिख दिया, 0,4 वो यहां पर आएगा। हाँ, ये हो गया 0,4। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 8,0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,0। ठीक है, अब उसके बाद इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लो इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां तक क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी को देखेंगे। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए हमको। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए हम इस पूरे प्लेन में किसी भी एक साइड के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते। बेस्ट है कि ओरिजिन का ले लो, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 ले लो। यहां पर 0 0 पुट करो
तो ये पूरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 8, इनइक्वालिटी ट्रू हुई, मतलब ये वाला जो रीजन है वो उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके नीचे वाला रीजन जो है वो शेड हो जाना चाहिए। क्लियर ये चीज, इस तरफ वाला रीजन, ठीक है, पूरा नीचे वाला रीजन, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया ये वाली, ठीक है। अभी लास्ट की दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना भी बड़ा आसान है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाले ट्राइंगुलर रीजन के अंदर होगा, इसके नीचे एक्स के ऊपर वाई के इस तरफ। क्लियर हुआ? उसके ऊपर नहीं हो सकता ना, उसके ऊपर इनफिजिबल रीजन हो जाएगा, क्योंकि कौन सा, ये कंडीशन देखो ना, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव याद आया कि नहीं, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसके नीचे होगा वो कैसे निकाले, उसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन में न आने वाले किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ओरिजिन को सेलेक्ट किया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, उसको यहां पर पुट करके देखा, 0 इज लेस देन 8, इनइक्वालिटी ट्रू हुई, मतलब नीचे वाला रीजन उसका सॉल्यूशन है। क्लियर? ऊपर कब होता, अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता, अगर ये फॉल्स हो जाता, मान लो यहां पर -8 लिखा होता, तो 0 लेस देन -8 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम ऊपर वाले रीजन को शेड कर देते। ओरिजिन सबसे इजी होता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए ओरिजिन लेते हैं हम। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन में नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। ये लाइन में नहीं आ रहा है ओरिजिन, क्योंकि लाइन तो बीच वाला हो गया ना, वहां पर जज कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? सेकेंड वाली लाइन के लिए देख लेते हैं, एक और लाइन है, दूसरी वाली लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y, इसको इक्वल्स टू 12 बना देते हैं सबसे पहले हम। इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए हमको। सो x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 0 पे y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो देखो 4,0 ये वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है, इस जगह पे 4,0, इसको लोकेट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 0,6, ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा, इसको भी लोकेट कर लो, ये हो गया 0,6। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना दो, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने ग्राफ बना दिया लाइन का। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब इसकी इनइक्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसकी इनइक्वालिटी टेस्ट करने के लिए अगेन कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 0 ही ले लो यहां पर। तो 0 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, लेस देन 12, कंडीशन क्या है ट्रू। कंडीशन ट्रू मतलब इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, इस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन है। समझ में आई ये चीज? क्लियर? अब पूरा ओवरलैपिंग रीजन लो, पूरा ओवरलैपिंग रीजन मतलब इसके भी डाउनवर्ड, इसके भी डाउनवर्ड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब आप वो रीजन आइडेंटिफाई करोगे तो वो रीजन ये मिलेगा, देखो ये वाला, इस तरह का वो रीजन मिलेगा। हाँ, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स ज्यादा हो गए। समझ में आया कि नहीं कैसे मिला ये वाला रीजन? अब इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। एक तो ये होगा कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, इसको बी कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये वाली लाइन की इक्वेशन और ये वाली लाइन की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। आपके पास सॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन अप्लाई कर दो, इस वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लाइन क्या बन जाएगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 3 क्या हो जाएगा 24। ये वाली लाइन की इक्वेशन एज इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों टर्म कट गई, 6y माइनस 2y क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आने के बाद उसको यहां पर पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, y3 पुट करोगे 2 3 6, उधर जाके हो गया 12 माइनस 6 मतलब 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x2 और y3 मतलब पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,3। क्या ये सबको समझ में आया? जो दो लाइन का कॉमन पॉइंट है उन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो, जो x और y मिलेगा वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर?
फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ कॉमन पॉइंट आता है पॉइंट सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। तो ये जो फिजिबल रीजन है, ये जो फिजिबल रीजन है ओ ए बी सी, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए। क्लियर? इसी पे हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर टेबल में फर्स्ट कॉलम आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और सेकेंड कॉलम आएगा z। तो z की वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है o, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। a का कोऑर्डिनेट क्या है 4 0, b का कोऑर्डिनेट है 2 3, और c का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। इन सबको पुट करते हैं z वाली इक्वेशन में। तो 0 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 4 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। 2 3 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी -6 प्लस 12, 6 आएगी। 0 4 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी 16। क्लियर हुआ ये चीज? अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिनिमाइज करने बोल रहा था। तो z की मिनिमम वैल्यू आपको कब मिल रही है, यहां पर मिल रही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका आंसर। समझ में आई ये चीज? अगर मैक्सिमाइज बोला होता तो आपका आंसर ये वाला होता। क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। इसके बाद ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट तो एक बार पूछ लो। हाँ, सभी इसी टाइप के ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में अनबाउंडेड रीजन आएगा तब सॉल्यूशन। सर वो मिडिल वाले पॉइंट कैसे निकालते हैं बता दीजिए एक बार। कौन सा वाला पॉइंट? सर वो 2 3 वाला। ये वाला पॉइंट। हाँ, तो देखो यहां पर ना हमने दो लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की थी। फर्स्ट वाली लाइन की ये वाली इनइक्वालिटी से, सेकंड वाली लाइन की ये दूसरी इनइक्वालिटी से। दोनों की जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करो। जैसे ये इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जो भी हम क्लास 10th में पढ़ते थे। तो यहां पर मैंने एलिमिनेशन अप्रोच यूज किए। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया x का कोफिशिएंट, y का 6, और ये वाला लास्ट वाला टर्म आ गया 24। और दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, जिससे x एलिमिनेट हो गया, y मिल गया। और y की वैल्यू फर्दर इक्वेशन में पुट कर आपको ये मिल जाएगा, जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जी सर। और किसी को कोई डाउट? नैना कोई डाउट है? साधना? ओके, सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अरे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आ रहा था ना, और अभी हाफ ईयरली होने वाला है इसलिए। तुम लोग हाफ ईयरली? अच्छा, केवी इन लोग का बोर्ड एग्जाम भी लेट से करवाते हैं उन लोग। अच्छा, 3 बार प्री बोर्ड हो गया है? होगा ना, कोई भरोसा नहीं है पीएस का। बोले 11th पास आउट करते साथ 12th के लिए प्री बोर्ड देना। हाँ, कृष्णा देखते रहे में हो गया। ये वाला चैप्टर कहां पर है? सर हाँ नैना, हमारे बुक में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आप एक बार वो भी एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट करना, एक दो क्वेश्चंस के बाद कर देता हूँ, ठीक है? टिल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नैना, कृष्णा, अप्लाइड वाले पेज नंबर 712 में ना, पेज नंबर 712 में एग्जांपल 6 है आप लोगों की बुक में, ठीक है? ये इस टाइप का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार मैं अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद फिर मैं ये करवा देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है z is equals to 5x plus 3y subject to the constraints 3x plus 5y less than or equals to 15, 5x plus 2y less than or equals to 10, x y greater than or equals to 0. तो बाकी बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम। हाँ जय, ओम एक क्वेश्चन पूछ रहा था ना जय, हाँ जय एक क्वेश्चन पूछ रहा था ना, ये पूछ रहा था अगर मान लो एक लाइन ऐसी बन रही है, दूसरी लाइन सपोज ऐसी बन रही है, पहले वाले का शेडेड रीजन ये वाला रहा है सॉल्यूशन रीजन, दूसरे वाले का ये वाला सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ये क्वेश्चन है। तो उस केस में नो फिजिबल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, अगर कॉमन रीजन नहीं मिलता तो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, ऐसे टाइप के। सॉल्व करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। बन रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछना। एक मिनट देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इसका इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, x0 हाँ आ सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। x0 लोगे तो y की वैल्यू 5 ये पॉइंट यहां पर आएगा 0,5, y0 गे तो x की वैल्यू 3 आएगी, ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा 3,0 और ये बन जाएगा इसका ग्राफ। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। सेकेंड वाले का ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो, x0 y की वैल्यू आ जाएगी 5, सेम पॉइंट आ रहा है x0 y5, मैंने यहाँ कुछ गलत किया कि x0 लोगे y की वैल्यू 3 आएगी, सॉरी ये शायद गलत प्लॉट किया मैंने।
x 0 रखोगे y की वैल्यू 3 आएगी ना, x 0 रखोगे y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा 0,3। y 0 रखोगे x की वैल्यू 5 आएगी, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा 5,0। 3x plus 5y is equals to 15। सेकेंड वाले का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, x is equal to 0, y is equal to 5, 0,5, y is equals to 0, x is equal to 2। चेक करो ग्राफ ऐसा बन रहा है दोनों लाइन का, 5x plus 2y is equals to 10। ठीक है, अब उसके शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो ये वाली लाइन के लिए डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। इस वाली लाइन के लिए भी क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना सबको। तो कॉमन रीजन अगर आइडेंटिफाई करोगे तो कॉमन रीजन ये वाला आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को लेंगे क्योंकि कंडीशन क्या, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। अब फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे, तो कुछ कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको डायरेक्टली मिल गए, ये हो गया 0 0, और ये दो कॉर्नर पॉइंट्स और यहां पर मिल चुके, ये वाले दो। ठीक है, बच गया ये वाला कॉर्नर पॉइंट। इस वाले कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया ये दोनों इक्वेशंस को, क्या आ रहा है 20/19 और 45/19। 20/19 एंड 45/19। ठीक है, ये आ गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मैक्सिमाइज करना है। तो टेबल बनाओ और उसके चेक करो कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, सॉल्व करो आगे। 2 पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमम, हो सकता है कॉर्नर पॉइंट्स, और उसके बाद ये होगी z की वैल्यू। सो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5x plus 3y। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0, 2 0, 0 3 एंड 20/19, 45/19। और z की वैल्यूज निकालो, बताओ क्या क्या आ रही है। क्या क्या आ रहा है? इसमें 9 आ रहा है। हाँ, अरे ये तो क्लियर दिख रहा है ना, ऊपर नीचे वाले में 9 आएगा। x 0 रखो, y 3 रखो, 3 3 से क्या होगा 20 और 49। इसमें क्या आ रहा है 12.36 या 12.4। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या दो वैल्यू कैसे आई? ठीक है, इसलिए दोस्तों के पास ज्यादा ट्रस्ट मत करो। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? ये बना कि नहीं बना ये बताओ पहले। नहीं बना? बन गया सबका, बना? ओके ठीक है। यस सर, बन गया। हाँ बोल राघवेन, क्लियर हुआ या सर कुछ बोल डाउट? रहा था, यस सर बन गया। बन गया, ठीक है, ओके ओके। सो हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्व करना। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, determine the minimum value of objective function z is equals to minus 50x plus 20y subject to the constraints
2x minus y greater than or equal to -5, 3x plus y greater than or equals to 3, 2x minus 3y less than or equals to 12, and x comma y greater than or equals to 0. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से. सॉल्व करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या डिफरेंस है इसमें. एक बार सॉल्व करके देखो. सॉल्व कर रहे हो ना. क्या हो गया बताऊं बोर्ड में. देख लेना एक बार. सॉल्व करते चलना. टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन. ग्राफ प्लॉट करोगे सो पॉइंट्स क्या क्या आएंगे. x इज इक्वल्स टू 0. अच्छा ये -5 है ना, सॉरी. x is equals to 0, y is equal to 5, y is equals to 0, x is equals to -2.5. ये वाले पॉइंट का कोई मतलब नहीं है जो अभी हम निकाल रहे हैं. ये सिर्फ ग्राफ प्रॉपरली प्लॉट करने के लिए यूज होता है. इससे कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. सो पॉइंट्स कहां कहां पर आ रहे हैं. 0,5 ये वाला पॉइंट यहां पर हो गया 0,5. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -2.5, ठीक है. मतलब ये यहां पर आ जाएगा -2.5, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो. ये लाइन हो गई. इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5. चेक करो फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ सही बना है क्या. ठीक है. अब सेकेंड वाली लाइन पे आते हैं. सेकेंड वाली लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. पहले इज इक्वल्स टू 3 ले लेते. x is equals to 0, y is equals to 3, y is equals to 0, x is equals to 1. तो 0, 3 ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा 0,3. नेक्स्ट पॉइंट है 1,0. ये पॉइंट यहां पर कहीं आ जाएगा 1,0. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो. ये हो जाएगी लाइन. इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. चेक कर लेना सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ. ठीक है.
थर्ड वाली लाइन के ग्राफ पे आते हैं। थर्ड वाली लाइन ये है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। पॉइंट्स निकालेंगे, x is equals to 0, put x is equals to 0, you will get y is equals to minus 4, put y is equals to 0, you will get x is equals to 6। तो 6,0 एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 6,0। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 0,-4, तो 0,-4 वाला पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, 0,-4। और जब दोनों के ग्राफ को लोकेट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बनाएंगे, तो एक ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और ये होगी थर्ड वाली लाइन जिसका ग्राफ, जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये ग्राफ बनाना तो सबसे हो जाएगा ना? ओके, हो गया सबका यहां तक? अब इसके बाद शेडेड रीजन मुझे बताओ कि कौन सा रीजन होगा शेडेड रीजन। हाँ, पूरा इधर वाला देखो कैसे होगा शेडेड रीजन। सबसे पहले हम ये येलो वाली लाइन के लिए देखते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी में अगर आप x और y 0 0 लेते हो, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रख रहे हो, समझ रहे हो ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, तो 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन -5। ट्रू हुआ? ट्रू हुआ मतलब उस तरफ का रीजन जो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वाली लाइन से इस तरफ का डायरेक्शन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या ये समझ में आया फर्स्ट वाला सबको? सेकेंड वाली इनइक्वालिटी देखते हैं, अगेन ओरिजिन रखते हैं, ये वाली लाइन है ना, ये पिंक वाली लाइन, ओरिजिन रखते हैं इसमें 0 0 0 0 रख के देखो, तो 0 0 रखोगे तो ये क्या हो गया 0 ग्रेटर देन 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? फॉल्स, इनइक्वालिटी फॉल्स। मतलब इस तरफ के रीजन को शेड नहीं करेंगे जहां का ये पॉइंट है, उसके अपोजिट रीजन को शेड करेंगे। मतलब शेडेड रीजन कौन सा होगा? इसके अपवर्ड। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है हर्षा, क्लियर ना पक्का? फिर उसके बाद ये ग्रीन वाली इनइक्वालिटी के लिए देखते हैं, यहां पर अगेन हम 0 0 पुट करके देखते हैं। 0 0 रखेंगे तो ओवरऑल लेफ्ट साइड 0, राइट साइड क्या है 12। इनइक्वालिटी ट्रू हुई, मतलब 0 0 जिस तरफ आ रहा है वो सॉल्यूशन रीजन, मतलब ये वाली लाइन से अपवर्ड वाला सॉल्यूशन रीजन। क्लियर हुआ ये चीज? लास्ट वाली इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को हमको देखना है। तो अब देखो सबका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाली लाइन के लिए इस तरफ, ये वाली लाइन के लिए इस तरफ, ये वाली लाइन के लिए इस तरफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, इसलिए हम सिर्फ कौन सा रीजन लेंगे? ये वाला रीजन लेंगे। तो यहां जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा। एक और इसमें यहां से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? कॉर्नर पॉइंट्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें। कॉर्नर पॉइंट्स देखो, ये वाला पूरा इस तरह से, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जो फिजिबल रीजन है या जो सॉल्यूशन रीजन है, अब वो कैसा है? अनबाउंडेड है। दिख रहा है कि नहीं? ये बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इसके पहले क्या था? क्लोज्ड रीजन था, ये अनबाउंडेड रीजन है। अभी फिर से इसमें कॉर्नर पॉइंट आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5। समझ में आया कि नहीं? ये कॉर्नर पॉइंट मिले। सारे कॉर्नर पॉइंट पे अब चेक करो z की वैल्यू, टेबल बना के। चलो यहां तक करो, और यहां तक के स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गया? सर हाँ बोलो। हाँ बोलो नैना, क्या बोल रहे हो? अगर इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो ऊपर वाला रीजन शेड करते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कई बच्चों को डाउट होता है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। मतलब हम जिस पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे देखो मान लो येलो वाला है, येलो वाले लाइन के लिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया 0 0, तो अगर ये ट्रू होता है ना तो ये पॉइंट जिस तरफ है उस रीजन को शेड करेंगे। अगर ये फॉल्स होगा ना तो उसके अपोजिट रीजन को। जैसे कि ये पिंक वाली लाइन के लिए देखना, यहां पर हमने पिंक वाली लाइन, ये वाली है पिंक वाली लाइन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उसके इस तरफ के पॉइंट को लिया, मतलब 0 0 के कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को लिया, और जब हमने 0 0 पुट करके देखा तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये पॉइंट जिस तरफ आ रहा है उसका अपोजिट रीजन शेड होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस। हम जिस भी पॉइंट को रख रहे हैं, देखो जैसे क्या है ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट ये समझना, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करना है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, तो हमने यहां पर नीचे का पॉइंट ले लिया, ठीक है, और हमने पुट करके देखा, यहां पर पुट करके देखा तो क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई, 0 > 3 फॉल्स हो गई, तो हमने ऊपर के रीजन को शेड किया। अगर ये ट्रू होती तो नीचे के रीजन को शेड करते। तो आप जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख रहे हो ना, उस पे रख के देखो। जैसे अगर मान लो आप यहां पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख के देखते, सपोज 100, 100 रख के देखते, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन ही रख के देखो। अगर 100, 100 रख के देखोगे यहां पर, तो इनइक्वालिटी क्या होगी बताओ? ये क्या हो जाएगी, 300 + 100 मतलब क्या हो जाएगा, 400 > 3। क्या ये ट्रू हुआ? यस, ट्रू हो गया। तो हम ऊपर वाले रीजन को शेड कर देते, क्योंकि वो पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है। समझ में आया ये चीज? तो आप जिस भी पॉइंट को पुट करके चेक कर रहे हो, ट्रू होगी तो वो पॉइंट वाला रीजन सॉल्यूशन होगा, फॉल्स होगी तो उसका अपोजिट सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो यहां पर आप लोगों ने ये वैल्यूज निकाली क्या? तो z की वैल्यू -50x + 20y है, और इसके बाद सबसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप लोगों ने लिया 1 0। 1 0 पे क्या आ रहा है, z -50। नेक्स्ट लिया आपने z = 6 0, क्या आ रहा है ये -300। नेक्स्ट लिया 0 3, क्या आ रहा है 60। नेक्स्ट लिया 0 50, क्या आ रहा है 0 5। 0 5 पुट करने पे क्या आ रहा है 100। आपको क्या निकालना था, इसका मिनिमा। तो ये वाला पॉइंट, इसको हम मिनिमा बोल सकते हैं क्या? ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अगर ये बाउंडेड रीजन होता तो ये मिनिमा होता, लेकिन ये बाउंडेड रीजन नहीं है। तो अनबाउंडेड रीजन में प्रॉब्लम ये हो सकता है आगे कोई और पॉइंट हो जहां पर मिनिमा मिले। समझ में आया ये चीज? तो ये एक स्पेशल केस है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब हम मिनिमा कैसे निकालेंगे वो समझना। अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना, नहीं लिमिट विमिट कुछ नहीं लगेगा, डेरिवेटिव कुछ यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बता रहा हूं ना मैं, सुनो इधर ध्यान दो। इसके बाद के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिली यहां पर, उस वैल्यू से स्टार्ट करना है। एक सेकेंड, सबसे मिनिमम वैल्यू जो मिली वहां से लेते हुए चलना है। तो जैसे हमको z की जो वैल्यू मिली है, अभी क्या मिली है -300, तो हम ये कंसीडर करते कि z की कोई वैल्यू होगी जो -300 से भी छोटी होगी। तो z क्या है एक्चुअली, -50x + 20y <-300, हम ये कंसीडर करते। इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब 10 से डिवाइड करते पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये क्या हो जाएगा -5x + 2y क्या हो जाएगा -30। समझ में आया ये चीज? अगेन ये एक इनइक्वालिटी वाली एक्सप्रेशन बनी। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसका सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं, इस इनइक्वालिटी का भी। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने जाओगे यहां पर, तो देखो वो कैसे प्लॉट होगा। इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, -5x + 2y = -30, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट निकालो, कोई भी एक पॉइंट, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एक और पॉइंट निकाल लो कोई सा भी दूसरा, x = 0 रखो तो y = क्या आ जाएगा -15। ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करो तो 6,0 वाला पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड था, देखो यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0, -15, तो यहां पर कहीं आएगा और नीचे आएगा, एक्चुअली यहां पर कहीं आएगा। जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये किसका ग्राफ बनाया हमने, ये वाली कंडीशन का, ये वाली इनइक्वालिटी का,
ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन बताओ। ये जो अभी हमने नई येलो वाली लाइन बनाई है, इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? चेक करो। कैसे चेक करेंगे? कोऑर्डिनेट पुट करके। किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। आपने 0 0 पुट किया, 0 0 इज लेस देन -30। फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ मतलब कौन सा रीजन होगा? इस तरफ वाला, तो ये वाला रीजन आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अभी जो रीजन मिला है वो पुराने वाले रीजन से ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर की तरफ कर रहा है ना। देखो ये कर रहा है ना, यहां पर भले ग्राफ ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन ये ओवरलैपिंग रीजन आएगा। ये जो ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर और भी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसपे z की वैल्यू -300 से भी छोटी होगी। तो यहां पर इसका जो मिनिमम है वो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो मिनिमा इज पॉसिबल इन दिस केस। अभी ये सब करने की जरूरत क्या थी ये पूछ रहे हो ना, मैं बता रहा हूं उसका रीजन। अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसा बनता, ये वाली लाइन का ग्राफ ऐसा बनता, सपोज ऐसा बन जाता, ये ऐसा बन जाता, ऐसा बनता, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है नीचे की तरफ आता। तो अभी कौन सा पॉइंट आपको कॉमन मिलता फिजिबल रीजन में और ये वाली लाइन में? एक ही पॉइंट कॉमन मिलता 6,0, तो हम इसको मिनिमा बोल देते। समझ में आया? तो अगर कॉमन मिल रहा है, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट कॉमन मिल रहा है तो मिनिमा होगा, लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं तो मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे केसेस में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर थोड़ा ट्रिकी है ये वाला चैप्टर, जब यहां पर आपको अनबाउंडेड रीजन मिलता है। नहीं, ये आया तो नहीं है वैसे अनबाउंडेड रीजन वाला अभी तक, लेकिन वो सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया इस टॉपिक को। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है इस चैप्टर का। ओके, ठीक है। ये आता है, एक प्रॉब्लम आता है इसका, एक क्वेश्चन एलपीपी का कॉम्पिटिटिव में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई क्वेश्चन सीधा वो हाँ वो आप जैसे मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कई बार ऐसा देख के ही समझ में आ जाता है इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, उस टाइप के ऑप्शंस देता है उसमें। ठीक है, जो बच गए ना प्रॉब्लम्स, वो वर्ड प्रॉब्लम्स आईसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अप्लाइड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आप लोगों को कभी। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी आ रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरी प्रैक्टिस कर लेना। 12.1 पूरे एग्जैक्टली एक जैसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, कुछ क्वेश्चन में ये जो स्पेशल केस मैंने बताया ये अप्लाई होगा, तो आप इसको देख लेना ऐसे कौन से क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, ओके। नैना वर्ड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। ठीक है।